नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। भारत की नकल कर शहबाज शरीफ ने बनाई टीम, विदेशों में जाएगा पाक का प्रतिनिधिमंडल, फिर भी आतंकिस्तान का झूठ होगा बेनकाब। डेलीगेशन में अनदेखी से भड़की कांग्रेस, बोली राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी राजनीति कर रही मोदी सरकार। भारत सरकार का बड़ा फैसला, 40,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी, खरीदे जाएंगे ड्रोन और गोला बारूद। दिल्ली में एमसीडी में आप में बड़ी टूट के बाद अब स्थायी समिति के लिए भी दावा होगा कमजोर, बीजेपी को होगा तीसरा मोर्चा बनने से फायदा। नीतीश कुमार के गांव जाएंगे प्रशांत किशोर, बोले जन कल्याण की योजनाओं का करूंगा रियलिटी चेक। बसपा की बड़ी बैठक, मायावती आज दिल्ली में बसपा की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बांग्लादेश भी दिखाने लगा आंख, कहा हम अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को भेजेंगे वापस। तकनीकी खराबी के कारण EOS 09 सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई असफल। गंगा में विषैले रसायनों से लुप्तप्राय डॉल्फिन को खतरा, प्रदूषण के लिए कई स्रोत जिम्मेदार। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक आंधी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में चलेगी लू, मानसून को लेकर आया अपडेट। फिनलैंड में हवा में 2 हेलीकॉप्टर की हुई भीषण टक्कर, 5 लोगों की गई जान। ट्रंप की खिसियाहट, परमाणु युद्ध रुकवाया पर नहीं मिला श्रेय, भारत पाकिस्तान पर दिया बड़ा बयान। गजा से हमास के खात्मे तक नहीं रुकेगा इजरायल, ताजा हमलों में 250 की गई जान, कतर में युद्ध विराम पर शुरू हुई वार्ता। भूकंप से डोली इंडोनेशिया की धरती, लोगों में फैली दहशत। अमेरिका में तूफान की चपेट में आकर 23 लोगों की गई जान, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, 1 लाख घरों की बत्ती गुल। महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा RBI, गवर्नर संजय मल्होत्रा के होंगे हस्ताक्षर। भारतीय बाजार में लौट रहा विदेशी निवेशकों का भरोसा, इस हफ्ते हुई 4,452 करोड़ की शुद्ध खरीदारी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर, रिपोर्ट में ये दावा। सरकार ने खरीदा पिछले साल से अधिक गेहूं, अब तक 2.86 करोड़ टन गेहूं की खरीदारी। LPG पर तेल कंपनियों का घाटा लगभग 45% कम होने की उम्मीद, रिपोर्ट में बताया गया कारण। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भड़क गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें आरोप था कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन समुद्र में फेंक कर म्यांमार भेज दिया है। ये भी कहा गया कि इन शरणार्थियों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और कैंसर जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित लोग शामिल थे। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह बहुत खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता के तत्काल सुनवाई के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर दिन आप एक नई कहानी लेकर आते हैं, इस कहानी का आधार क्या है? कृपया हमें रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री दिखाएं। आरोपों की पुष्टि करने के लिए आपके पास क्या है? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला दिया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि बाहर बैठे लोग हमारी संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि लोगों को निर्वासित कर अंडमान ले जाकर समुद्र में फेंक दिया गया, अब वे वॉर जोन में हैं। याचिकाकर्ता की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उन्हें देखने वाला व्यक्ति कौन है, किसने वीडियो रिकॉर्ड किया, देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो आप ऐसे काल्पनिक विचार सामने ला रहे हैं। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि भारत रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है, इसीलिए उनके निर्वासन की प्रक्रिया कानून के अनुसार की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षर करता नहीं है, इसीलिए उस पर अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून लागू नहीं होते। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि भारत में सिर्फ भारतीयों को रहने का अधिकार है, रोहिंग्या मुसलमानों को वापस लौटना होगा।
वहीं जनहित याचिका दिल्ली में 2 रोहिंग्या शरणार्थियों ने दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उनके समूह के लोगों को बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने के बहाने दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। फिर उन्हें वैन और बसों में ले जाया गया। 24 घंटे तक कई पुलिस थानों में उन्हें हिरासत में रखा गया। हरियाणा के हिसार से जासूसी के शक में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। ऐसा पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के ज्योति के कांटेक्ट की वजह से होता था। उसका जहां जाने का मन होता था वहां चली जाती थी। अब सोशल मीडिया पर ज्योति को लेकर बहस तेज हो गई है। कोई उसे जासूस और गद्दार बता रहा है तो कई ऐसे लोग भी हैं जो ज्योति के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। इसके अलावा कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू भी गद्दार हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर ज्योति को लेकर क्या बहस छिड़ी हुई है और लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो में ज्योति मल्होत्रा का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इसमें ज्योति मल्होत्रा दानिश और उसकी पत्नी से मिलती है। इसमें ज्योति मल्होत्रा चाइनीज ऑफिशियल से मिलती है। इसमें ज्योति मल्होत्रा बताती है कि वह इस पाकिस्तानी एम्बेसी में 3-4 बार आ चुकी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, नाम ज्योति मल्होत्रा, गद्दार, संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से, काम देश से गद्दारी करना, भूख पैसों से इतनी दुश्मन के लिए जासूसी करने से भी नहीं चकना। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ज्योति मल्होत्रा जैसे गद्दार महिलाओं का सिर्फ एक ही इलाज है, भारत सरकार अच्छे से पूछताछ करने के बाद सजा के रूप में इन्हें सरहद पार करवा कर पाकिस्तान भेज दे। वैसे भी पाकिस्तानियों का काम इनसे निकल चुका है, वह इनका अच्छा इलाज कर लेंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा कि 3 लाख फॉलोअर्स वाली हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। जहां हमारे सैनिक रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वहीं इनके जैसे देशद्रोही चंद पैसों के लिए देश को बेच देते हैं। ऐसे बेशर्म नागरिकों पर शर्म आती है। अप्रैल 2024 में पाकिस्तान गई, व्लॉग में मरियम नवाज के साथ दिखी। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश से नजदीकी भी सामने आई है। हमारे देश को असली खतरा देश में पल रहे ऐसे देशद्रोही कीटाणुओं से है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि यही है वो ज्योति मल्होत्रा जिसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की है। पिछले 6 महीने में करीब 4 बार पाकिस्तान जा चुकी है। सोचो अभी कोई मुस्लिम होता तो ये नफरती पूरे मुसलमान को एक साथ टारगेट कर रहे होते। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि स्लो पॉइजन सुना है जो शरीर को धीरे धीरे मारता है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा वही जहर है। ज्योति मल्होत्रा देश के साथ विश्वासघात करके कुछ पैसों के लिए पाकिस्तान की स्लीपर सेल का काम कर रही थी। एक अन्य यूजर ने लिखा कि हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूस निकली। ये नाम अगर किसी मुसलमान का होता तो सारी भाजपा और सारा नोएडा मीडिया चीख रहा होता। एक अन्य ने लिखा कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूस बनकर देश से गद्दारी करने के जुर्म में दबोच ली गई। अगर ये नाम किसी मुसलमान का होता तो भाजपा, गोदी मीडिया और भक्त मंडली अब तक एक्शन में आ चुके होते। सभी लिखो गद्दार #ज्योति मल्होत्रा। एक अन्य यूजर ने भी सवाल उठाया है और कहा कि कहाँ गए अंधभक्त जो भोगते हैं मुसलमान गद्दार होता है। हमने तो हमेशा कहा है कि आतंकवाद का जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। वहीं ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने बेटी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उसके कोई गलत संबंध नहीं है। वहां अगर कोई जा रहा है तो वहां कोई दोस्त तो बनाना पड़ता है। ब्लॉगिंग के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है। दोस्त नहीं बनाएंगे तो कैसे ब्लॉगिंग करेंगे? किसी ना किसी को दोस्त तो बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कई ऐसे लोग और भी हैं जो इसी बात को लेकर ज्योति का समर्थन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दोस्ती करना जुर्म कैसे हो गया है। तो ज्योति के पिता ने क्या कुछ कहा है, अब आप भी सुनिए। यूट्यूब बनाया करती है, पाकिस्तान में भी जाया करती है और भी जाया करती है। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी। मैं वैसे नहीं गई। मतलब अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं। वो यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है। भारत की क्यों बात बतानी, वो आपस में बात कर रही है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि दोस्ती तो बहुत लोग करते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच कई लोगों के रिश्ते भी हैं, कई लोगों की शादियां भी हुई हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने सिर्फ ज्योति को क्यों उठाया? क्योंकि उस पर शक है, और शक है देश की जासूसी का, गद्दारी का। क्योंकि आप जिस देश का नमक खाते हैं उस देश से आप कैसे गद्दारी कर सकते हैं? जो देश भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो देश आतंकवादियों को पनाह देता है, जो देश भारत पर हमले करवाता है, अगर आप उसके लिए जासूसी करते हैं तो आप गद्दार हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी जासूस ज्योति को लेकर कई खुलासे सामने आए जो चौंकाने वाले हैं।
वहीं हिसार की रहने वाली जासूस ज्योति के साथ और भी कई लोग पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। दरअसल ज्योति कथित तौर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन के माध्यम से इस गैंग के संपर्क में रही। अब बात कर लेते हैं कि जासूसी नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया उनमें 32 साल की गजाला भी शामिल है, जो दानिश के साथ वित्तीय लेन देन में शामिल थी और वीजा प्रक्रिया में मदद कर रही थी। इसके अलावा यामीन मोहम्मद शामिल है, जो दानिश को हवाला और अन्य माध्यम से पैसे पहुंचाने में मदद करता था। वहीं हरियाणा के कैथल से देविंदर सिंह ढिल्लों को अरेस्ट किया गया। ये पाकिस्तान यात्रा के दौरान संपर्क में आया था और उसने पटियाला छावनी के वीडियो पाकिस्तानी एजेंट्स को भेजे। इसके अलावा हरियाणा के नूह से अरमान नाम का एक स्थानीय मुस्लिम युवक को अरेस्ट किया गया, जिसने भारतीय सिम कार्ड्स मुहैया कराए और साल 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर किया। इसके अलावा शाकिर उर्फ राणा शहबाज के रूप में पहचान जाने वाले गुर्गे में से एक को उसके संपर्क में जट रंधावा नाम से सेव किया गया। उस पर भारतीय क्षेत्रों से संबंधित स्थान संवेदनशील जानकारी देने और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान समर्थक सामग्री को बढ़ावा देने का आरोप है। जांच से ये भी पता चला है कि उसी में से एक व्यक्ति के साथ संबंध बनाए और उसके साथ इंडोनेशिया के बाली की विदेश यात्रा पर भी ज्योति गई। वरिष्ठ अधिकारियों का हवाला देते हुए मीडिया एलाउट्स ने कहा कि जासूसी गिरोह ने धार्मिक और सामाजिक रेखाओं के पार कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाया, उन्हें भावनात्मक संबंधों, मौद्रिक उपहारों और शादी के झूठे वादों से माध्यम से हेरफेर किया। ये नेटवर्क हरियाणा और पंजाब दोनों में फैला हुआ था, जो डिजिटल संचार, वित्तीय प्रोत्साहन और पाकिस्तानी खुफिया कर्मियों के साथ गुप्त बातचीत के जाल के माध्यम से काम कर रहा था। ज्योति पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 123 की धारा 3, 4, 5 तहत आरोप लगाए गए हैं। एक लिखित कबूलनामा प्राप्त किया गया और मामला आर्थिक अपराध शाखा हिसार को सौंपा गया है। ज्योति मल्होत्रा, ये नाम पिछले 24 घंटों में हर किसी की जुबान पर है। ज्योति पेशे से तो एक यूट्यूबर हैं, लेकिन हाल ही में उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। पाकिस्तान नागरिक के संपर्क में होने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस संबंध में क्या जानकारी दी, सुनिए। जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना, इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी पर उनके पिता क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। वीडियो बनाने कहाँ जाती थी? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। तो पुलिस वाले आके क्या क्या सामान ले गए? माता जी तीनों तो फोन ले गए। माते जो कॉपियां थी वो तो माती वीरवार को ही दे दी। बाकी हमारे 3 फोन हैं, लैपटॉप है और चकुटी भी हमारी उनके पास ही है। तो आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती थी आपको? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी। मैं वैसे नहीं गई, मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई? हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। ये अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, उस यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है। भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का प्रशासन और भी चौकस हो गया है और देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इन्हीं कार्रवाइयों में ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है।
मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है और ये राहत दिलाई है कपिल सिब्बल ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी गैंगस्टर एक्ट केस में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन पर लगाई गई जमानत की शर्त में ढील देते हुए उन्हें मऊ निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के दौरान गाजीपुर में घर पर रहने की अनुमति दी है। इसके बाद दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अब हफ्ते में 3 रात घर पर रह सकते हैं, लेकिन इस दौरान कोई राजनीतिक बयान नहीं दे सकते। इससे पहले उनको लखनऊ में ही रुकने की इजाजत है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायक न तो अपने आधिकारिक लखनऊ स्थित घर से बाहर निकले और न ही पिछले 6 महीनों में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने अब्बास अंसारी की ओर से कोर्ट में कहा कि मेरा मऊ निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर उसी दिन वापस कैसे आ सकता हूँ? मेरा घर गाजीपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। कृपया मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहने की अनुमति दी। इस पर पीठ ने अब्बास अंसारी को राज्य सरकार द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने की अनुमति भी दी। 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब्बास को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास में रहने और मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने के लिए कहा गया था। इस मामले में जमानत राहत ने अंसारी की कासगंज जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ने और उनके खिलाफ मामलों में विभिन्न अदालतों में पेश होने से 1 दिन पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा था। कोर्ट ने लंबित मामलों पर सार्वजनिक रूप से बोलने से उन्हें रोकते हुए 6 सप्ताह में अंसारी द्वारा जमानत शर्तों के अनुपालन पर पुलिस से गोपनीय स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। उनको 4 नवंबर 2022 को अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया था। गौरतलब है 6 सितंबर 2024 को गैंगस्टर अधिनियम के तहत अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। 31 जनवरी को पुलिस मुठभेड़ के डर से अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में वर्चुअल रूप से पेश होने की मांग की थी। उन्होंने पेश किया कि वो कासगंज की जेल से वर्चुअल रूप से अदालत में पेश हो रहे थे, लेकिन बाद में यह सुविधा बंद कर दी गई। कोर्ट इस आधार पर वर्चुअल सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया और उसमें कोई प्रार्थना नहीं की गई। भारत की केंद्र सरकार की ओर से चलाए गए मिशन पाक बेनकाब के लिए और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी विदेशों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी पक्ष विपक्षी पार्टियों के लिए सांसदों का प्रतिनिधिमंडल तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के एक्शन को दुनिया के तमाम देशों को जानकारी देने के लिए 7 भारतीय डेलीगेट्स जल्द ही रवाना होंगे। इसमें बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता शामिल हैं। गौर करने वाली बात है कि इसमें सरकार ने सिर्फ केंद्र की भाजपा को ही नहीं बल्कि विपक्ष के उन सभी मुख्य नेताओं को अपने साथ शामिल किया है जो हमेशा सरकार से अलग राय रखते हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम अली खटाना जैसे नाम शामिल हैं। दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा कर सांसदों का ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगा। ये टीमें ऑपरेशन सिंदूर और भारत के आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख को लेकर 33 देशों का दौरा करेंगी और दुनिया को भारत का जीरो टॉलरेंस वाला संदेश देंगी, जिनमें 7 सांसद दल और 59 नेता मौजूद होंगे और इन नेताओं की लिस्ट भी सामने आ गई है। बीजेपी के बैजयंत पांडा के नेतृत्व में पहला ग्रुप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा। इस ग्रुप में बीजेपी से निशिकांत दुबे, रेखा शर्मा, एस फांगनॉन कौनियाक, AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू नॉमिनेटेड, DPAP से गुलाम नबी आज़ाद समेत राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंखला शामिल होंगे। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दूसरा ग्रुप UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और डेनमार्क जाएगा। इस ग्रुप में बीजेपी से D पुंडेश्वरी, समीक भट्टाचार्य, शिवसेना UBT से प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना नॉमिनेटेड, कांग्रेस से डॉक्टर अमर सिंह, MJ अकबर, बीजेपी से नॉमिनेटेड का नाम शामिल है। इनके साथ राजनयिक पंकज सरन होंगे। JDU से संजय कुमार झा के नेतृत्व में तीसरा ग्रुप इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया जाएगा। इस ग्रुप में बीजेपी से अपराजिता सारंगी, ब्रजलाल, CPIM से डॉक्टर जॉन ब्रिटास भी शामिल होंगे। प्रदान बरुआ, हेमांग जोशी, AITC से यूसुफ पठान और कांग्रेस से सलमान खुर्शीद शामिल हैं। इनके साथ राजनयिक मोहन कुमार होंगे। शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चौथा ग्रुप संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो गणराज्य और सिएरा लियोन जाएगा। इस ग्रुप में बीजेपी से बांसुरी स्वराज, IUML से ET मोहम्मद बशीर, बीजेपी से अतुल गर्ग, BJD से सस्मित पात्रा, बीजेपी से मनन मिश्रा और बीजेपी से SS अहलुवालिया शामिल हैं। इनके साथ राजनयिक सुजन चिनॉय होंगे। कांग्रेस से शशि थरूर के नेतृत्व में 5वां ग्रुप अमेरिका, पनामा, ब्राजील, कोलंबिया और गुयाना जाएगा। इस ग्रुप में LJP से शांभवी,
जेएमएम से डॉक्टर सरफराज अहमद, टीडीपी से जीएम हरीश बालयोगी, बीजेपी से शशांक मणि त्रिपाठी, बीजेपी से भुवनेश्वर कालिता, शिवसेना यूबीटी से मिलिंद देवड़ा और बीजेपी से तेजस्वी सूर्या शामिल हैं। इनके साथ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू होंगे। डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में छठा ग्रुप स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। इस ग्रुप में एसपी से राजीव राय, एनसी से मियां अल्ताफ अहमद, बीजेपी से कैप्टन ब्रिजेश चौटा, आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता, आम आदमी पार्टी से अशोक कुमार मित्तल शामिल हैं। इनके साथ राजनायक मंजीव एस पुरी और जावेद अशरफ होंगे। एनसीपी से सुप्रिया सुले के नेतृत्व में 7वां ग्रुप मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएगा। इस ग्रुप में बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी, आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह, कांग्रेस से मनीष तिवारी, बीजेपी से अनुराग ठाकुर, टीडीपी से लवु श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस से आनंद शर्मा और बीजेपी से वी मुरलीधरन शामिल हैं। इनके साथ राजनायक सैयद अकबरुद्दीन होंगे। बता दें कि हर ग्रुप में सांसदों के साथ एक वरिष्ठ राजनयिक भी जाएंगे ताकि भारत का पक्ष नीतिगत और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर मजबूती से रखा जा सके। ये पहली बार है जब भारत सरकार इस तरह सर्वदलीय सांसदों की टीम को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मिशन पर भेज रही है। ये दौरे न सिर्फ आतंकवाद पर भारत की नीतियों को साफ करेंगे बल्कि पाकिस्तान की हरकतों को भी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। ये कदम भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूत और एकजुट नीति को दर्शाता है, जिसके तहत विभिन्न देशों में जाकर भारत अपनी रणनीति और कार्रवाई को खुलेआम स्पष्ट करेगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।